Hello students and friends, welcome to my channel and I am very thankful that you are watching my channel. Today I am going to teach you chapter 4 agriculture. In previous chapter I had teach you the major crops of our India, that is rice, wheat and millets. Today I am going to teach you sugar, cane, horticulture and fibers. Okay, and what are the reforms. Now first of all sugar cane मतलब कि गन्ना, ठीक है, गन्ने की खेती, गन्ना, sugar cane. So sugar cane is a tropical and a subtropical crops. ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही एरियाज में उगाए जाते हैं, ठीक है. शुगर केन, गन्ना, ये इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए जरूरी होता है. नम टाइप का एवं उष्ण टाइप का क्लाइमेट में शुगर केन की खेती बहुत अच्छी होती है. टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जिससे कि शुगर केन की फसलें बहुत अच्छी होती है. अच्छा, एनुअल रेनफॉल जो है बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. इतनी बारिश के रेनफॉल होने से शुगर केन की खेती अच्छी होती है. नाउ इंडिया सेकेंड आफ्टर द ब्राजील. ब्राजील के बाद दूसरा नंबर है हमारे इंडिया में शुगर केन यानी गन्ने की खेती के लिए. और what are the which are the state in which sugarcane is planted farming? That is Uttar Pradesh, Maharashtra, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. सो शुगर केन हमारे यहाँ ज़्यादातर इसके गुड़ के लिए, उसके बाद उसे चीनी के लिए उगाया जाता है. और ये बहुत एक ये प्लांटेशन क्रॉप है जिसको कि हम लोग यूज भी करते हैं खाने के, प्लस इसको दूसरे देशों में भेजने के लिए भी शुगर केन की खेती की जाती है. इससे हम लोगों को फायदा होता है क्योंकि इससे चीनी और गुड़ तैयार होता है, ठीक है. सो हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में उगाए जाते हैं. इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है. टेम्परेचर अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये ब्राजील के बाद ही सेकेंड नंबर है हमारे इंडिया का. और ये सब स्टेट्स में उगाए जाते हैं. नाउ सेकंड इज हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर है द वाज अ कल्चर और अ फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, जिसमें different types of fruits and the different types of vegetable be grown. Okay, so the largest producer of fruits and vegetable in the world, हमारे इंडिया वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ हमारे इंडिया में पैदा किए जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है. 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स, हमारे यहाँ 13%, वर्ल्ड में 13% तक जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे इंडिया में ही उगाए जाते हैं. सो व्हाट आर द कुछ फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, नाशपाती, बनाना वगैरह हमारे इंडिया में बहुत सी जगह में पाए जाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे कंट्री में, ठीक है. जैसे मैंगोज, और बहुत ही फेमस भी है, फेमस फॉर जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में मालदा, वर्धमान, ये सब जगह में बहुत अच्छे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज पाए जाते हैं, ठीक है. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर जो कि बहुत ही फेमस है, दार्जिलिंग और चेरापूंजी जो कि मेघालय के ऑरेंजेस भी बहुत फेमस इन द वर्ल्ड, ठीक है. नाशपाती ऑफ नागपुर की जो नाशपाती हम लोगों को पता है बहुत ही फेमस है. बनानाज ऑफ केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मिजोरम, ये सब देशों में, ये सब स्टेट्स में बनाना भी पाए जाते हैं, ठीक है. और ग्रेप्स मिलते हैं आंध्र प्रदेश एंड द महाराष्ट्र में, जो कि बहुत फेमस है फॉर ग्रेप्स के लिए, ठीक है. और लाइक एप्पल, अदर फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स आर फेमस इन JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है. सो हॉर्टिकल्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए है, और जो कि हमारे इंडिया में ये 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स हमारे यहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है. और ये जो कुछ फ्रूट्स है जो कि हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज फाइबर्स. फाइबर, यू नो, फाइबर मतलब होता है जो फाइबर जो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे, वो है कॉटन, जूट, सिल्क, ठीक है. तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. व्हाट अबाउट द कॉटन? नाउ कॉटन इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉटन मतलब कपास की खेती करते हैं, ठीक है. तो कपास की खेती के लिए हम लोगों को क्या क्या लगता है? ड्राई ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है, जो ज़्यादातर हम ऑफ डेकन इलाके में, हमारे जो दक्षिणी पठार इलाके में है, वहाँ कॉटन की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है. और
इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेन होना चाहिए, रेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये जो 210 फ्रॉस्ट फ्री जो डेज है इसके अंतर्गत कॉटन की सिंचाई या इसकी जो प्लांटेशन या फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। ये दिस इज़ वन टाइप ऑफ खारिफ क्रॉप्स, इसको खारिफ क्रॉप्स है जो कि गर्मियों के सीजन में ज़्यादा उगाए जाते हैं। ये इसको मैच्योर होने के लिए, कॉटन को मैच्योर होने अबाउट 6 to 8 मंथ्स तक लग जाता है, 6 से 8 महीना तक लग जाता है इसको मैच्योर होने में, ठीक है। और कौन से स्टेट्स में ये पाए जाते हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सब नंबर 1 पे है, जो कि अराउंड 11,089 तक है पाया जाता है, ठीक है। 11,089% तक गुजरात में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो कि फर्स्ट नंबर है हमारे स्टेट में, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती है, मतलब कि कॉटन की खेती होती है। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब में भी कॉटन की, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है। और इसको सनलाइट टू डेवलप, इसके लिए बहुत अच्छी सनलाइट, धूप की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि कॉटन का बहुत अच्छी, उसकी फसलें बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो सनलाइट भी ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर ज़रूरत होती है, 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब कि शीत वहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठंडा जब पड़ेगा तो कॉटन की सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। नंबर 2 है जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, सोने की फाइबर, सोने की कड़ी भी कहा जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि बहुत जब पकने के बाद पूरा गोल्डन कलर में आ जाता है। अच्छा, इसके लिए जो सॉइल ज़रूरत है वो है वेल ड्रेन सॉइल, मतलब कि सूखा सॉइल ज़रूरत होता है, उसमें हाई टेम्परेचर ज़रूरत होता है। ये सब टेम्परेचर में जूट की खेती बहुत अच्छी होती है, मतलब जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो नंबर 1 में जो है स्टेट जो कि हमारे इंडिया में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट की, मतलब कि पटसन की खेती सबसे ज़्यादा, जूट मतलब पटसन, ठीक है, जिसको बांग्ला में पाट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे वेस्ट बंगाल में ही होती है। और नंबर 2 में है बिहार, असम में भी होती है, लेकिन अदर्स जैसे उड़ीसा या मेघालय में भी वेस्ट जूट की खेती होती थी, लेकिन हाई कॉस्ट होने के कारण ये शिफ्ट नायलॉन हो गया। और एक भी बहुत सारे कारण है कि जैसे कुछ जो फैक्ट्री थे, बहुत से जो मतलब बिफोर द फ्रीडम, जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो बहुत सारे फैक्ट्री भी रह गए थे, तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो गए थे। तो इसी कारण और हाई कॉस्ट के कारण भी, क्योंकि जूट की खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती, कैपिटल की ज़रूरत होती, इसी कारण धीरे धीरे जूट से स्विच ओवर हो गया सब आर्टिफिशियल थ्रेड में, जैसे नायलॉन वगैरह, जिससे कि थोड़ा कैपिटल कम लगे या फिर ज़्यादा फैक्ट्री ना मिलने के कारण भी ये शिफ्ट हो गया नायलॉन, माने आर्टिफिशियल जूट। बहुत वैसे तो हमारी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, लेकिन अदर्स जगह में ये शिफ्ट टू नायलॉन हो गया, ठीक है। मतलब जूट की जगह नायलॉन यूज टू के कारखाने ज़्यादा बनने शुरू हो गए, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सिल्क। तो सिल्क इज़ अ लग्जरी गुड, हम लोग को पता है सिल्क मतलब होता है जो रेशम, जो कि बहुत ही लग्जरी गुड है। हमारे देश में पहले राजा महाराजा और लोग ही सिल्क यूज़ करते थे, आम जो जनता थी वो सिल्क नहीं यूज़ कर सकती, ये लग्जरी गुड में आता था, ये बहुत कम प्रोडक्शन होता था और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो जो जमींदार या बड़े लोग जिनके जो कैपिटलिस्ट होते थे, केवल वही सिल्क का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में सब आम जनता या सब कोई भी यूज़ कर सकता है, जो भी खरीद सके, ठीक है। तो ये एक सिल्क वॉर्म से, मतलब ये इसको नेचुरल सिल्क कहते हैं, क्योंकि ये एक सिल्क वॉर्म से ही तैयार होता है, एक प्रकार का कीड़ा है जो कि सिल्क तैयार करता है, तो वो इसको नेचुरल सिल्क भी कहा जाता है, ठीक है। और इस कल्चर को सेरीकल्चर कहा जाता है, जहाँ सिल्क की सिंचाई होती है या फिर जहाँ यह तैयार किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो सिल्क के जो फार्म होता है उसमें वहाँ उसको सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल वे में होता है। इसमें जो मलबरी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क है वो है नंबर 1 मलबरी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन, ये मलबरी का कंट्रीब्यूट अराउंड 80% तक होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा तैयार होता है, ठीक है। तो ये सारे ही नेचुरल है। इसमें नंबर 2 में और एक टाइप जिसको मुगा सिल्क कहते हैं, ईरी सिल्क कहते हैं, तौशुर सिल्क भी कहा जाता है। तो तौशुर तो हमारे वेस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश में है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसमें मलबरी जो किसका कंट्रीब्यूशन 80%, मतलब मलबरी सिल्क के सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी सिल्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेरीकल्चर है, ठीक है।
टी हो गया नंबर 3। नाउ द और एक इसमें और एक है हम लोगों का रबर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा रिफॉर्म्स पढ़ लेते हैं। रिफॉर्म्स मतलब होता है ये जो हम लोग ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, वी आर नो अबाउट द एग्रीकल्चर, देयर कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट टाइप ऑफ प्लांटेशन वी ग्रो, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ अवर इंडिया। तो इसमें होता है कि रिफॉर्म की भी जरूरत होती है। व्हाट आर द रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, सुधार कैसे लाएं, रिफॉर्म्स मतलब कि सुधार कैसे लाएं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 है कलेक्शनलाइजेशन, और नंबर 2 है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जैसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मतलब है कि फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान हम लोग कर सकते हैं कि जिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग कैसे अपने ज़मीन को संरक्षण में रखें, ठीक है। कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेशन से हम लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे ज़मीन का बंटवारा ना हो, ज़मीन खराब ना हो जाए, या फिर कौन से फसलें उगाने से ज़मीन ठीक से रहे। अच्छा, नंबर 3 इज एबोलिशन ऑफ ज़मींदार। एवोल्यूशन ऑफ जमींदार जो है क्या करते थे पहले, वो ज़मीन ज़बरदस्ती ले लेते थे, या फिर जो भी तरीके से अपने अंडर में ज़मीन रखते थे। तो फिर जो किसान रहते थे उनके पास ज़मीन नहीं होता था, तो वो अपने मनमानी से फसलें वगैरह नहीं उगा पाते। तो इसी के लिए ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन भी आया, ठीक है। ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन है जो कि मिल्क प्रोडक्ट से होता है, इसी को वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ग्रीन मतलब होता है जो वेजिटेबल्स या प्लांटेशन जो भी है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आना भी बहुत ज़रूरी था, बट कॉन्सेंट्रेट टू फ्यू एरियाज। पहले कुछ फ्यू एरियाज में ये होते थे, लेकिन अभी बहुत वाइडली हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जैसे क्रॉप इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको PAIS कहता है। ये एक कुछ इंश्योरेंस है जिससे बीमा किया जाता है। जैसे आप कुछ बीज वगैरह खरीदते हैं तो फार्मर्स को इंश्योरेंस करके दिया जाता है, या फिर पर्सनल एक्सीडेंट कुछ किसी कारण अगर फार्मर को कुछ हो गया तो वो बीमा करके रख सकता है, जिससे कि वो इन फ्यूचर उसको पैसा मिल सकता, उसकी फैमिली को पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो उस स्कीम को जैसे कह सकते हैं PAIS स्कीम, ठीक है। उसका नंबर 5-6 है ग्रामीण बैंक्स खोलना, जिससे तो वो ग्रामीण बैंक्स में होता था कि किसान अपने आप लोन ले सकते हैं, वो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 चीप लोन, जिससे कि पैसे कम होने से भी वो लोन ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड्स तैयार किए गए हैं। गांधी जी ने जैसे शुरू किया था ग्राम स्वराज्य, विनोबा भावे ने जैसे शुरू किया था भूदान, ग्राम दान, ब्लडलेस रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है। विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान किया था, मतलब भूमि दान किया था। अराउंड 80 acres लैंड बाय रामचंद्र रेड्डी टू 80 लैंडलेस लेबर्स। रामचंद्र रेड्डी जो थे उन्होंने भी अराउंड 80 लैंडलेस लेबर्स को भूदान यानी ग्राम दान किया था, जिसको बोलते कि इतना सा जमीन मतलब कि जो दान किया जाता है उसे भूदान या ग्राम दान कहा जाता है। दान मतलब डोनेट करना, ठीक है। तो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये कुछ सुधार लाए गए थे, जैसे ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो दीज ऑल आर द रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, ठीक है। किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, अनाज उत्पन्न करे एवं अपने जीवन में भी सुधार लाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।